गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत करता हूं आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि इस योजना की टैगलाइन है कि हर संभव प्रयास सफलता की ओर, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। मैं अखिल श्रीवास्तव मिर्जापुर की टीम से की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में आ जाएं, तो क्लास स्टार्ट की जाए और आके वेरी गुड इवनिंग सभी का, गुड इवनिंग। प्रखर, सुहासिनी, शुभी, वैष्णवी, आदित्य, सभी जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएं। आलोक, रीता, जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में आ जाएं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, जीओसी के आज टॉपिक चल रहे हैं आपके। जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में एंटर करें। देखिए आज मैं आपको जीओसी के पार्ट 3 की बात करूंगा, थर्ड पार्ट। और मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव है, मिर्जापुर की टीम की तरफ से। मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी, और आपको केमिस्ट्री के बारे में जीओसी के, जिन्होंने जीओसी का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ इसके पहले जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उन्हें ज़रूर देखिए। पहले लेक्चर में तो थोड़ी कम चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन सेकंड चैप्टर से वो आपका फुल प्रूफ वही चीज़ें बताई गई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करें और फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुबह फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस चैप्टर से आपके कम से कम 3 से 4 मार्क्स के 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद हर एक चैप्टर में इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट भी है। और मैंने देखा कि लास्ट क्लास में शिवपूजन ने, सुहासिनी ने और सौम्या ने बहुत ही सही आंसर दिया था और बहुत ही जल्दी आंसर दिया था, क्विक आंसर दिया था। तो होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, निखिल ने भी बहुत अच्छा किया था कि निखिल ने भी सारे आंसर दिए थे, कोशिश की थी। तो ये कुछ बच्चे हैं जो लगातार आंसर भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अभिषेक है, अभिषेक भी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डेडिकेटेड हुआ है। और आप लोग बेसिकली अच्छा कर रहे हैं और कंटिन्यूस अच्छा करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग जीओसी के थर्ड पार्ट में, जैसे कि पहले पार्ट में मैंने आपको इसके एप्लीकेशन पार्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से क्लास में आए, 1 मिनट बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जितनी जल्दी आप क्लास में आएंगे उतनी जल्दी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और वो आपके लिए भी बेटर होगा, आपके लिए भी बढ़िया होगा। चलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको। 1 मिनट का समय ले लीजिए, 2 मिनट नहीं। आप लोग जल्दी से क्लास में आ जाए तो मैं जीओसी के थर्ड पार्ट को डिस्कस करता हूँ। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, जैसे सुहासिनी के हैं, शुभी के क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। कभी ऐसा रहे 1-2 क्वेश्चन रहे तो आप कॉल भी कर लो डायरेक्ट, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, बट थोड़ा सा ऐसा टाइम हो कि जैसे जब मेरी क्लासेस ना हो तभी करें। ऐसा मॉर्निंग इवनिंग कर लीजिए, अपनी आफ्टर क्लास कर लीजिए, मंडे कर लीजिए, संडे कर लीजिए। संडे ज़्यादा बेटर होता है, संडे फ्री रहता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे कर लीजिए, आपके हर डाउट को बता दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कोई ऐसी डाउट होती है जो रियल में जेन्युइन डाउट होती है, तो उसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। और ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसे डाउट्स भी होते हैं जो उतने जो अब एग्ज़ाम के ट्रेंड से आउट ऑफ ट्रेंड हो गए, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, या मे बी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता है, तो वो मैं आपको बता नहीं पाता हूँ उतना, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो बट आप अपने क्वेश्चन को डाउट पूछ लिया कीजिए, कॉल कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए जीओसी के थर्ड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा हो गया था, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की भी हमने बात की थी। इंडक्टिव इफेक्ट, अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी। तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में आपने ये देखा था कि जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन की
स्टेबिलिटी जो प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप हैं, यानी इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और माइनस आई इफेक्ट वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक, इन द सेम वे अगर मैं कार्बन एनायन की बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट वाले इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं और माइनस आई वाले इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सब हो चुका था, लास्ट में लिखा चुका था मैंने। अच्छा, अब थोड़े से कुछ इसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया CH3। अभिषेक आप बताइएगा इसको, हालांकि जिन्होंने लास्ट क्लास की है वो सभी इसको बता लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो कार्बन एनायन बना, ये कार्बन एनायन बना क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो जल्दी से आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp23। इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। सुधा जी भी लास्ट क्लास में आई थी, तो सुधा जी बताइए जरा इसका sp23 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ? प्लेनर है, लीनियर है, या कैसा है? ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर है sp3 से टेट्राहाइड्रल। बेसिकली ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हुआ, नॉट टेट्राहाइड्रल, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हुआ, बट अभी मैं इसको टेट्राहाइड्रल या पिरामिडल ही लिख के चलता हूँ। ठीक है, ये पिरामिडल है क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो अब पिरामिडल स्ट्रक्चर के अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं वो स्टेबिलिटी को कम करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगे हुए हैं। अभिषेक यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, और सौम्या यहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे तो किसको ज्यादा स्टेबल बोलेंगे, क्या आपका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए? ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा CBA। तो ये आपके कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट में इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लीजिए। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसे कर लीजिए, इसे मैं रब करने जा रहा हूँ। आप लोग उतारते भी रहिए इसे। ये तो कोई बहुत इशू नहीं, क्योंकि आपको ये पता ही था, लास्ट क्लास में बता रखा था मैंने। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं ना, थोड़ा आगे की बात करते हैं। आप लोगों को क्या ये याद हो चुका है प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एक क्वेश्चन उस पर भी देता हूं मैं। और जब मैं आपको रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब सिखा लूंगा तो मैं एक दिन पूरा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पूरा एक दिन क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, एक दिन पे इस पे सारे क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। अब वो मैं खुद ही अपनी साइड से डिसाइड कर लूंगा, वो आपको सब डिस्कस कर दूंगा। चलिए अब मैं अगर स्टेबिलिटी ऑफ, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करूं, ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं कराया था। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करूं तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? पहले तो फ्री रेडिकल बना लेता हूं सुहासिनी, ये बताओ बेटा, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे तुम लोग? sp2। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन को तो कैलकुलेट नहीं करोगे, वहां पे sp2 हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2। स्ट्रक्चर क्या हुआ? प्लेनर हो गया। प्लेनर हुआ। हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2। तो क्या, अब मुझे एक बात बताओ शिवपूजन, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर है? यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है? निखिल, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है बेसिकली, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कम है तो आप मुझे ये बताइए, एक मिनट,
हाँ सर, जीओसी, जीओसी स्टार्टिंग के 10 पेज। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में देखिए क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हुआ, sp2 हुआ, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हुआ तो जो प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप होगा, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप होगा, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब जरा यहां बताइए, या इसको दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। जरा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे, इसमें इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, ए बी सी डी में, ए बी सी डी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। बहुत ही आराम से करिए, सोच के करिए। देखिए कुछ लोग आंसर भी बता रहे हैं। पहले तो ए और बी में बताइए, पहले ए और बी में बताइए, पहले ए और बी में बताइए। तो क्या B इज मोर स्टेबल देन ए होगा क्या? देखो B इज मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि B में उसके तुरंत वाले कार्बन पे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो उसे स्टेबलाइज करेगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, हालांकि प्लस आई इफेक्ट C2H5 का ज्यादा होता है CH3 से, C2H5 का प्लस आई इफेक्ट CH3 से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे वो तुरंत पास में है और यहाँ वो थोड़ा सा उससे दूर है। तो ड्यू टू द डिस्टेंस, और आपने पढ़ा है कि जो प्लस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो B इज ग्रेटर देन A। अब हम C और D पे आ जाते हैं। सी और डी में देखिए जो ब्रोमीन है वो इसके दूसरे नंबर पे और क्लोरीन जो है वो उसके पहले नंबर पे। क्लोरीन प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है या माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है? क्लोरीन प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है या माइनस आई? क्लोरीन है आपका माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। तो क्या आपका जो माइनस आई जितना पास होगा, माइनस आई जितना पास होगा उतना ही उसे डिस्टेबलाइज कर देगा, उसे उतना ही अनस्टेबल कर देगा। तो सी और डी में आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा सी होगा, फिर अगेन डी होगा, क्योंकि सी इज मोर स्टेबल देन डी, क्योंकि वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का जो पार्ट है वो इधर है। तो ये देखिए ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसको आप लगा सकते हैं, तो इसे राइट डाउन कर लिया, हालांकि लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़े, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट वाली बात है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है आपको बताना है कि फाइंड द प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, फाइंड द प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड। मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, आप उसका मतलब फर्स्ट लिख रहा हूं, आप ABC जो भी होगा माइनस प्लस ऐसा करके, ठीक है, दो दो या तीन तीन का पेयर बना के ही आंसर करिएगा, तब मैं यहाँ पे आपको चेक कर लूंगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला मैं लिख रहा हूँ, ठीक, दूसरा लिख रहा हूँ,
तीसरा लिख रहा हूं मैं, चौथा लिख रहा हूं, पांचवा लिख रहा हूं, ठीक, छठा लिख रहा हूं। सारा बताइएगा तो। इसमें इसका बताना है आपको, इसका कि प्लस आई है कि माइनस आई है। और एग्जांपल ले लूं, चलिए ए बी सी, ये सी हो गया, रुको, ये सी हो गया तुम्हारा, ये डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। जल्दी जल्दी करो, ऐसे कर तो लोगे, सभी को आ ही जाएगा, ये कोई बहुत टफ नहीं है, टफ नहीं है। ठीक है, चलो, तो चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये देखो OH है तो ये खींचने वाला ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये माइनस आई फ्रैक्शन ग्रुप है, OH माइनस आई फ्रैक्शन ग्रुप है। अगर मैं R की बात करूंगा तब ये प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी तो माइनस आई फ्रैक्शन ग्रुप है। ये भी आपका माइनस आई फ्रैक्शन ग्रुप है, लिख लीजिए। ये आपका प्लस आई फ्रैक्शन ग्रुप है, ये आपका प्लस आई फ्रैक्शन ग्रुप है, ये माइनस है। इसमें बताओ, ये आपका प्लस आई फ्रैक्शन ग्रुप है, ये आपका माइनस आई फ्रैक्शन ग्रुप है। ठीक है सुबी, सुबी, शिवांगी, ये आपका माइनस आई फ्रैक्शन ग्रुप है, ये आपका माइनस आई फ्रैक्शन ग्रुप है। ये आपका देखो CH3 जो है वो आपका क्या है, प्लस आई फ्रैक्शन ग्रुप है, CH3 प्लस आई फ्रैक्शन ग्रुप है। लेकिन अगर मैं इसकी बात कर लेता तो ये माइनस आई हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिखाया हुआ है कि S करेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखो CH3 में HC ट्रिपल बॉन्ड C में S करेक्टर इंक्रीज होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इस ग्रुप की मैं बात करूं, जरा ध्यान देखो, जहां पे मेरा ये कर्सर घूम रहा है, ये जहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ये होता तो माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप होगा, और इधर की बात करेंगे तो ये होगा तो प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप की हम बात करेंगे। इसमें हम यहाँ पे NO2 कर लेता हूं मैं, है ना, NO2 कर लेंगे, NH3 कर लेंगे, दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। तो इसके लिए देखिए ये वाला जो ग्रुप है ये आपका क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। तो ये थोड़ा सा आपका एक क्वेश्चन की तरह हो गया कि कौन कौन सा ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट शोइंग होते हैं, कौन कौन से प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप होते हैं। चलिए ये हो गया होगा आपका। नेक्स्ट चीज पे आते हैं जरा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी तो बताता ही है प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके साथ साथ आपके किसी एसिड या बेस के भी स्टेबिलिटी की बात हम प्लस आई या माइनस आई से कर ले सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डालिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, अल्कोहल की भी स्टेबिलिटी की बात करता है, बट आप सिर्फ एसिड और बेस की बात कर लीजिए यहाँ पे। अच्छा चलिए एसिड और बेस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि जो अच्छा पहले तो एक बात बताओ, एसिड किसे बोलते हैं, एक बेसिक बात बताओ, एसिड किसे बोलते हैं? एनी सब्सटेंस विच फर्निश द हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। एनी सब्सटेंस विच फर्निश द हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। तो यहाँ पे चूंकि H प्लस को फर्निश कर रहा है, निकाल रहा है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा एसिड। अभिषेक बात समझ आ रही है बच्चे? अभिषेक जल्दी से बताओ, बात समझ आ रही है? एसिड किसे बोलोगे? जो H प्लस आयन दे उसे हम एसिड बोलेंगे। चलो ठीक है। अच्छा क्या मैं CH4 को एसिड बोल सकता हूं? क्या ये आपका एसिड है?
यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है। सुबी बताओ बेटा, सुहासिनी यहाँ 4 हाइड्रोजन है, क्या इसे मैं एसिड बोल सकता हूँ? नहीं, नहीं। क्यों? क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि 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 एसिड का मतलब होता है जो आफ्टर जब रिएक्शन हो तो वो हाइड्रोजन आयन को दे दे, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन को नहीं देगा, इसलिए एसिड की तरह काम नहीं करेगा। तो वही जो हाइड्रोजन आयन को दे दे उसी को ही हम एसिड बोलेंगे। हाइड्रोजन आयन का होना एसिडिटी की बात नहीं करता, हाइड्रोजन आयन का देना एसिडिटी की बात करता है। अगर आप हाइड्रोजन रख रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन दे नहीं रहे हैं तो आप एसिड नहीं है। आप हाइड्रोजन रख रहे हैं और हाइड्रोजन दे रहे हैं तभी आप एसिड बोले जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है आप बोल रहे हैं एसिड। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उस समय हम एसिड और बेस के कैरेक्टर को लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से। तो जब एसिड बेस में आएंगे तो वहां पे हम बात करेंगे इसकी। तो सिंपल सी बात है कि एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ आयन फर्निश करे उसे हम बोलेंगे एसिड। एसिड, ठीक है। अच्छा, H+ आयन फर्निश करने पे देखो यहाँ चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव, या नेगेटिव। इस पूरे सेंटर पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कार्बन आयन जैसा दिख गया कंडीशन, कार्बन आयन जैसा दिख गया। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव यानी प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की बात करूं तो सुहासिनी बच्चे, क्या मैं ये देख सकता हूं कि प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर, एसिडिटी को कम कर देते हैं, और माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप क्या करेंगे? एसिडिटी को कम कर देगा, और माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ा देगा। कोई डाउट यहाँ पे? एसिड का मतलब समझ में आ गया जो। अच्छा, एक चीज और, एसिड का मतलब जो H+ आयन दे, लेकिन एक कंडीशन ये भी है, एक्वस सोल्यूशन में। मतलब वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, एक्वस सोल्यूशन जब रखेंगे वहां पे जो H+ दे उसको मैं एसिड बोलूंगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी मीडियम ले लिया, बोला कि सर यहाँ पे तो H+ आ रहा है, नहीं। तब कंडीशन हो सकता है कि चेंज हो जाए। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, हो सकता है मैंने ये कराया भी हो सकता है मैंने कराया हो। ये लिख लीजिए आप लोग जरा, ये लिख लीजिए। तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, ये जरा फटाफट कर लीजिए तो बताऊं आपको। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जरा देखिए इसे, बता दूं वो एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल है आपका। शायद मैंने बताया होगा जहां तक मुझे लगता है, बट फिर भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक मेरे पास एग्जांपल है H3PO4 का, सॉरी H3BO3 का, H3BO3 का। अगर मैं ये लिखूं, ये देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर, मैं बोलूंगा ये एसिड है कि बेस है? सुहासिनी एसिड है कि बेस है? प्रखर, निखिल, एसिड है कि बेस है? ये क्या है? ये क्या है? ये एसिड है बेटा। ये क्या है? ये एसिड है। इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। शिवपूजन लिख लो, शिवपूजन तुम्हारे देखो वहां पे बोरिक एसिड तुम्हें पता होगा, काफी अच्छे फैमिलियर हो गए तुम बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड का पाउडर आता है, जो आप कैरम खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो उस पर एक पाउडर डाल दिया जाता है, तो वो क्या करता है? स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी हो जाएगा तो जब आप कैरम मारेंगे तो बड़ी तेजी से वो घूमता है। जिन्होंने कैरम खेला है वो जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके पास अगर बोरिक एसिड नहीं होता तो आप नाइसिल पाउडर डाल देते हैं, जो सस्ता पाउडर हो वही डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि सबसे अच्छा होता है बोरिक पाउडर। एक बार बोरिक पाउडर डालिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। नाइसिल पाउडर डालेंगे तो आपका कैरम बोर्ड का वो है ना पार्ट जिसपे आप खेलते हैं, कपबोर्ड जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बोरिक एसिड डालेंगे तो नहीं खराब होगा। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला देखिए होता है H3BO3, बट हम लिखते उसको ऐसे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा BOH OH OH, तो हमें ये लगता है कि इसके पास OH है, हमें ये लगता है इसके पास OH है, तो हमें लगता है कि ये OH रिप्लेस करता है, बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। ये रिप्लेस H करता है। ये रिप्लेस क्या करेगा? H+ आयन को करेगा और BO3-3 लगा देगा अपने साथ। तो ये एसिड होता है। इसलिए मैंने कहा एसिड मतलब होता है जो H+ आयन को रिमूव करे,
एसिड का मतलब ये नहीं कि जो H+ आयन है, जो H+ आयन को निकाले उसे हम बोल देंगे एसिड। बोरान के जस्ट नीचे आओ, बोरान के नीचे होता है एल्यूमिनियम, बोरान के नीचे होता है एल्यूमिनियम। ये देखो, इसे क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, एसिड या बेस? ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है। इसको जब तुम निकालोगे तो ये एल्यूमिनियम प्लस 3OH देगा, एल्यूमिनियम प्लस 3OH देगा। तो मतलब ये बेस हुआ, बेस का मतलब हुआ कि जो OH आयन दे रहा है तो वो बेस, और जो H आयन दे रहा है वो एसिड। पता कैसे चले करेंगे, तो एक आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, जिसे नहीं पता वो लिख लीजिएगा, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर and the oxide and hydroxide of non-metal is acidic. So in this case, boron is non-metal and aluminium is metal. Boron is non-metal and aluminium is metal. So boron का जो होगा वो क्या होगा, acidic होगा, और aluminium का क्या होगा, basic होगा, क्योंकि aluminium आपका एक मेटल है और बोरान आपका एक नॉन मेटल है। जल्दी जल्दी ये लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बोरान एल्यूमिनियम का उसी सीरीज में एक एसिड है और उसी सीरीज में एक बेस है। तो जल्दी से लिखिए, तो फिर थोड़ा आगे चलते हैं। फिर एसिडिक कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं +I और -I इफेक्ट के थ्रू। आज इंडक्टिव इफेक्ट्स खत्म करके मैं आपको रेजोनेंस सिखाता हूँ, रेजोनेंस सिखाता हूँ। फिर कल की क्लास में रेजोनेंस आगे ले चलेंगे। रेजोनेंस में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर मेसोमेरिक, सब खत्म करा के थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, चैप्टर लेंथी है आपका ये, ठीक है, लिख लीजिए ये। चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने पढ़ा एसिड बेस के लिए +I इफेक्ट और -I इफेक्ट शोइंग ग्रुप। आपने ये पढ़ा कि जो जो आपका एसिड होगा, जो -I होगा वो एसिडिटी को बढ़ा देगा। एक सिंपल सा आपने एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले कि COOH की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो H+ आयन को निकाल दे। अच्छा, H+ आयन निकालेगा तो H+ आयन कब निकालेगा, जब इसके बीच में बॉन्ड वीक हो। बॉन्ड कब वीक होगा, जब इससे कोई पुलिंग ग्रुप लगा दो, यानी -I इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगा दो। तो एसिड के साथ जितना माइनस लगाओगे उतना ही ज्यादा स्टेबल, एसिड के साथ जितना माइनस लगाओगे उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो अब देखो यहाँ पे, जरा यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मैं 2 क्लोरीन लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 फ्लोरीन लगा रहा हूँ, यहाँ पे 2 मैं ब्रोमीन लगा रहा हूँ। अब बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में -I इफेक्ट शोइंग ग्रुप किसका ज्यादा होता है? शुभी बताओ बेटा, -I इफेक्ट शोइंग ग्रुप किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का ज्यादा होता है, लिखाया हुआ है मैंने। तो फ्लोरीन, और उसी उसी पोजीशन पे फ्लोरीन भी है, उसी पोजीशन पे क्लोरीन भी है, उसी पोजीशन पे ब्रोमीन भी है, और दोनों ही 2-2 हैं, दोनों ही 2-2 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, BABC में जो ऑर्डर होएगा आपका क्या होएगा, बी के बाद क्या होगा, क्लोरीन, CA, ये आपका ऑर्डर होगा, BCA, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, कुछ और एग्जांपल देख लो। इसमें देख के बताओ सर, यहाँ OH है बेटा, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
एक एग्जांपल और लिख देता हूँ। ये क्लोरीन है। अब बताओ बस जरा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, नीचे वाले को सी लिख दो, ये ए लिख दो, ये बी लिख दो। यहां से देखते जाओगे तो तुम लोग को अलग से क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी बताओ, माइनस आई इफेक्ट ही देखना है, अभी कोई और इफेक्ट नहीं देख रहा हूं मैं, ना तो रेजोनेंस ना हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसकी मैं बात भी बाद में ही करूंगा। आप हाइपर कॉन्जुगेशन के सॉरी प्लस आई इफेक्ट के थ्रू बताइएगा कि एसिडिक है बेसिक है क्या है, ठीक है। देखो आ रही बात समझ, बी सबसे ज्यादा होगा, बी सबसे ज्यादा होगा निखिल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किया। देखिए इसमें ये बी पहले है, पहले वाले कार्बन पे है, और जो फ्लोरीन है, हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन वो दूसरे वाले कार्बन पे है, ठीक है। फिर तीसरे पे ये मिल गया, लेकिन जब दूसरे पे ही उसको ज्यादा पुलिंग ग्रुप मिल गया तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आपका सी, तो आंसर क्या होगा, बी, बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, लिख लो इसे फटाक से। तो एसिडिटी का समझ में आ गया होगा, एसिडिटी का समझ में आ गया होगा, ऐसे आप एग्जांपल ले लीजिए और बना दीजिए फटाक से। एक और ले लेते हैं। बताओ यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो सी डबल एच है, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप किसका है, ये इसका माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, और इसका भी माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है ना, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, तो प्लस आई एसिडिटी को क्या करता है, कम, तो इन दोनों की बात होगी, इन दोनों की बात होगी। तो इसमें देखो माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप NO2 का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू Cl2, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई के साथ साथ एक और इफेक्ट आएगा रेजोनेंस प्लस आर, तो अभी आप ये समझ लीजिए जो NO2 है वो ज्यादा तेजी से खींचेगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी, अगर मैं कर दूं ए बी सी, तो बताओ जरा इसमें सी सबसे बेटर होगा, फिर क्या होगा, ए बेटर होगा, फिर क्या होगा, बी बेटर होगा। ये होगा आपका ऑर्डर एसिडिटी का। ये एसिडिटी के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा कैसे आप बता रहे हैं। माइनस ये आपका माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, ये माइनस आई और ये प्लस आई, इससे, ठीक है। बेस के लिए भी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, अब बेस के लिए भी आप कर ही लेंगे, बस उसमें NO2 डाल दीजिएगा, अमीनो बना दीजिएगा, तो बेसिक का भी चीजें हो जाएंगी। तो ये था आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ये एसिड और बेस। बेस का कैसे स्टेबलाइज करोगे, एसिड को कैसे स्टेबलाइज करोगे, कार्बोकैटायन को कैसे करोगे, कार्बन एनायन को कैसे करोगे, फ्री रेडिकल को कैसे करोगे, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, ठीक है। ठीक है, आगे चलें, इसके पार्ट को और देखते हैं। अब रेजोनेंस से स्टार्ट कर दें क्या, थोड़ा सा रेजोनेंस से स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट अगली क्लास में आप और डेप्थ में जाएंगे रेजोनेंस के, फिर और डेप्थ में जाएंगे, फिर एक दो क्लास में आपका रेजोनेंस भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका जीओसी का, और इसका यूज होगा आपका हर एक चैप्टर में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, ठीक है, चलो। तो अब हम लोग देखते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे, हाँ। रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुनाद, अनुनाद। एक फिजिक्स में भी है वो आर्गन पाइप वाला, उसमें भी अनुनाद पढ़ते हैं हम लोग, तो वो अनुनाद अलग है, ये अनुनाद अलग है,
है ना। इसलिए आप लोग वो आर्गन पाइप है वहां पे देखिएगा, आर्गन पाइप के थ्रू कुछ कुछ बताया है वहां पे, उसको भी हिंदी में शायद अनुनादी बोलते हैं। और ये वाला भी अनुनाद है। और एक एक होता है आर्मी जो पुल पे मार्च करती है तो पुल टूट जाता है, ये भी एक एग्जांपल यूपी बोर्ड में है। मतलब हम पढ़ते थे तो था, अभी क्या है नहीं पता मुझे। तो वो वाला वो भी अनुनाद ही बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे रेजोनेंस देखिए, थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिएगा। रेजोनेंस ये और वो हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ जो रेजोनेंस हम बात करते हैं इसमें ये होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ही आप बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन को अगर आप रेजोनेंस बोलते हैं तो डीलोकेलाइजेशन कहाँ पे होगी ये भी पता होना चाहिए। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेट सिस्टम, इन अ कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम सिस्टम। तो दैट फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। मतलब अगर आप डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को किसी कॉन्जुगेट सिस्टम में करा दीजिए तो इस फिनोमेना को आप क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। और इससे जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज नोन एज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की जब बात कर लेंगे फिर मैं आपको क्या हाइब्रिड होता है, क्या कैसे होता है, किसको क्या बोलते हैं, वहां पे मैं बता दूंगा। बट बेस्ट चीज है आप ये जानते रहिए कि रेजोनेंस का मतलब हुआ कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ दो चीज है जो आपको अभी बता देता हूँ मैं। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं ये बोलूं कि निखिल यहाँ है, थोड़ी देर के बाद अगर निखिल यहाँ पे पहुंच जाता है, थोड़ी देर के बाद निखिल यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, तो निखिल क्या हुआ, डीलोकेलाइज हो गया। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं शिव पूजन है, शिव पूजन वहीं का वहीं फिक्स है, तो मैं बोलूंगा शिव पूजन लोकेलाइज्ड है। आप बोलते हैं लोकलाइज्ड, आप बोलते हैं लोकल है, ये यहाँ का लोकल है, ये मिर्जापुर का लोकल है, ये बनारस का लोकल है, ये भदोही का लोकल है। तो भदोही का लोकल मतलब लोकलाइज्ड है, वहां वहीं पे फिक्स है वो, ठीक है। लेकिन लेकिन मान लीजिए हमारे प्रखर है, प्रखर के फादर की जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल है। इनका जॉब, इनका घर जो मान लीजिए सुल्तानपुर है, तो सुल्तानपुर के लोकलाइज्ड हुए। और जहां जहां ये घूम रहे हैं, जहां 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 जॉब होगी वहां वहां जाएंगे। जैसे गोरखपुर चले गए, मिर्जापुर आ गए, आजमगढ़ चले गए, फिर लखनऊ चले गए, कानपुर चले गए, इलाहाबाद। तो ये क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है। तो जो डीलोकेलाइजेशन होती है किसी भी सिस्टम में, ये डीलोकेलाइजेशन क्या करता है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो अभी कई चीजें आपने सुन ली, डीलोकेलाइज और लोकेलाइज। तो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लिख लीजिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड मतलब ये क्या कर सकते हैं, अपने प्लेस से घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे डीलोकेलाइज। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोकेलाइज होते हैं, लोकेलाइज होते हैं। मतलब ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होंगे। इसलिए रेजोनेंस में डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा नहीं होता। रेजोनेंस में डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा नहीं होता। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन को जब डीलोकेलाइज कराओगे तो कहाँ कराओगे, एक सिस्टम में कराएंगे, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। तो ये आप लिख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्जुगेट सिस्टम के बारे में भी बता देता हूँ। ये लिख लीजिए फटाक से, तो मैं आपको कॉन्जुगेट सिस्टम के बारे में बता दूं, कॉन्जुगेट सिस्टम के बारे में बता दूं आपको। देखो फटाक से, रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या हुआ सुबह, डीलोकेलाइजेशन ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं होता। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब होगा, डीलोकेलाइज करेगा या वह मूवमेंट होगी बाई चांस, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यही होता है मेन डिफरेंस हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, अब कॉन्जुगेट सिस्टम की बात करते हैं। कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, conjugate system, what is the conjugate system? Conjugate system
एनी सिस्टम which contain alternate single bond double bond single bond double bond is known as conjugate system। मतलब यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर 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 सिंगल बॉन्ड। ये सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेट सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेट सिस्टम है। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम। ठीक, अब देखो दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड। ये आपका जो कॉन्जुगेट सिस्टम है, इसके एक किनारे पे क्या है? कार्बोकैटायन है। ये क्या है? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जो डिलोकेलाइजेशन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव का डिलोकेलाइजेशन हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं इसी सिस्टम पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे नेगेटिव रख दूं, तो ये भी एक कॉन्जुगेट सिस्टम ही होगा, जहाँ पे डिलोकेलाइजेशन जो होगा वो किसका होगा? कार्बन एनायन का हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे ये भी डिलोकेलाइजेशन हुआ फ्री रेडिकल का। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि कॉन्जुगेट सिस्टम क्या हुआ? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जहाँ पे आ जाए, दैट सिस्टम इज नोन एज कॉन्जुगेट सिस्टम। अब वहाँ पे अगर एक साइड में तुम्हारा कार्बोकैटायन होगा तो तुम उससे बोलोगे दिस कार्बोकैटायन इज प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेट सिस्टम। कार्बन एनायन होगा तो कार्बन एनायन इज प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेट सिस्टम। और अगर वो फ्री रेडिकल होगा तो आपका कॉन्जुगेट सिस्टम, फ्री रेडिकल कॉन्जुगेट सिस्टम में। अगर अब यहाँ इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आपने लिख भी लिया होगा। अब बताओ मुझे, सुहासिनी बता बेटा, और या सौम्या बताओ। सौम्या तुम बताओ, क्या यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट सिस्टम दिख रहा है थोड़ी दूर के लिए भी? क्या यहाँ पे आप लोगों को कॉन्जुगेट सिस्टम दिख रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, दिख रहा है? प्रखर देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ तक तो तुम कॉन्जुगेट बोल सकते हो। इधर इधर से अगर आओगे यहाँ तक, फिर सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब अब कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। मतलब अगर मैं रेजोनेंस की बात करूंगा तो रेजोनेंस यहीं तक आएगा, इसके बाद नहीं जा पाएगा। तो रेजोनेंस के लिए जरूरी है कि कॉन्जुगेट सिस्टम होना जरूरी है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन खत्म हो गई। देखो यहाँ इधर से देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी यानी ये वाला सिस्टम कॉन्जुगेट में नहीं है। कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी है एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। इसको ही आप बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। ठीक है, इसको ही आप बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। चलिए लिखो इसे। एक और बताता हूँ कॉन्जुगेट सिस्टम। देखो एक कॉन्जुगेट सिस्टम होता है, एक कॉन्जुगेट सिस्टम और बता देता हूँ। देखो ये बेंजीन रिंग का नाम सुना है? अच्छा, कॉन्जुगेट सिस्टम में ऐसे क्यों जाता है ये भी अभी बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें काफ़ी चीज़ें बतानी है आपको, और एक बार आप देखेंगे तो आपकी ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है। देखो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इसमें पूछूं कितने सिग्मा और कितने पाई, अगर मैं आपसे पूछूं कितने सिग्मा कितने पाई, इसमें बोलूं कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी जल्दी बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। 3 पाई दिख रहा है सभी को? किसको किसको 3 पाई दिख रहा है? किसको किसको 3 पाई दिख रहा है? किसको किसको 3 पाई दिख रहा है? सर 10 मिनट में करता हूँ ना। हाँ, तो आप देखो बताओ मुझे, 3 पाई, 3 पाई हुआ। 3 पाई सबको दिख रहा है ना? देखो डबल बॉन्ड दिख गया, जहां डबल बॉन्ड वहां पे पाई, और एक डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड में 1 पाई, दो। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 2 पाई होता है ना।
ठीक है, अब जरा इस सिस्टम पे हम आते हैं। पाई बताओ कितने हैं। अच्छा, यहाँ देखो कई बच्चों ने गलती की होगी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाया होगा। अगर हाइड्रोजन नहीं लगाओगे तो पाई गड़बड़ हो जाएगा, तो तुम्हें वैलेंसी भी लिखनी पड़ेगी। बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अगर वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड का, अब ये बताओ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? कैसे बोलोगे कि ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, कैसे बोलोगे कि नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है? अगर कहीं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आया तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको उसकी वैलेंसी खुद व खुद सेटिस्फाई करनी होती है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करूं, सिग्मा को, तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा तुम्हें यहाँ मिलेंगे। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी सिग्मा मिलता है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिग्मा मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आया सिग्मा बाई पाई का रेशियो पूछा है वहां पे, या पाई बाई सिग्मा का रेशियो पूछा है, तो 3/12 या 12/3 कर लो, वो आंसर निकाल लोगे, वो तो कर लोगे। लेकिन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ध्यान रखना, आपको उसको पूरा लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन होता क्या है, देखो ये इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये जो है ना बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे। ये यहाँ पे देखो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आपका बेंजीन वाला बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, बाकी सभी उसमें। ऊपर देखो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक मिनट बता दूं क्या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये सब जीओसी का पार्ट है आपका। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है कि कार्बन कार्बन को जब जोड़ोगे तो उसमें कार्बन के अलावा जो भी हाइड्रोजन होगा उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं, नो नीड टू राइट डाउन द हाइड्रोजन, नो नीड। कैसे लिखेंगे, एंड इफ 2 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो जब वो एक जहां से जुड़े होंगे तो उसको हम दिखाते हैं कट लाइन से, जैसे ऐसे दिखाएंगे, ये दिख रहा है ना आपको ऐसे इस पॉइंट पे, जैसे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन यहाँ है तो दूसरा कार्बन अगर यहाँ है, तीसरा कार्बन अगर मिला तो उसको तुम मोड़ दोगे, ये तो ये कट पॉइंट होता है, जहां पे मीट करते हैं वो उसे कट से दिखाते हैं। मतलब हर एक कट पॉइंट पे तुम्हारा क्या होता है, कार्बन होता है, हर एक कट पॉइंट पे तुम्हारा कार्बन होता है। अब तुम्हारे ऊपर है कि इसकी वैलेंसी तुम सेटिस्फाई करो, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो लिखा ही नहीं है। तो अब अगर मैं इसको बोल दूं ऐसे, ये है, ये कंपाउंड ऐसा है, देखो, तो इसका मतलब इसमें ये कार्बन, ठीक है सुबी, ये कार्बन बेटा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बाकी हाइड्रोजन है, बाकी हाइड्रोजन डाल दो बस, हो गया। इतना ही है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बाकी अदर कोई एलिमेंट तुम लिख रहे हो, जैसे ऑक्सीजन लिख रहे हो, नाइट्रोजन लिख रहे हो, साइनाइड लिख रहे हो, तो उसमें भी सी और एन आएगा, तो ऐसा नहीं कि उसका सी नहीं लिखेंगे, उसका भी सी लिखेंगे। तो कोई ग्रुप लगा रहे हैं तो उसको भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है, यही है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी में मैं आपको बोलूं एल्डिहाइड ग्रुप लगा दूं, तो मैं यहाँ पे COOH ये ग्रुप लगा दूंगा, ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मुझे क्लोरीन लगाना है तो यहाँ क्लोरीन लगा दूं, मुझे यहाँ पे आपको CH3 लिखना है तो एक लाइन लगा दो, CH3 हो गया। C2H5 लिखना है तो 2 लाइन लगा लो, C3H7 वाला पार्ट लिखना है तो 3 लाइन लगा लो। ये सारे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन को नहीं लिखना है, कार्बन को एक दूसरे से अटैच करना है, एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन, ये वेल नोन है, बिना हाइड्रोजन को लिखे ही आप वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। तो देखिए बेंजीन में ऐसा गलती हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की मैंने बात की। क्लियर है इतनी बातें, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है, क्लियर है। तो मैं ये बोल रहा था, मैं ये पूछ रहा था, देखिए कि ये जो कॉन्जुगेट सिस्टम आपने देखा, कॉन्जुगेट सिस्टम में मैंने बताया कि ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा। ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा। कैसे करता है वो भी देख लो। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के स्ट्रक्चर से समझ लो, बेंजीन के स्ट्रक्चर से समझ लो। अच्छा, पाई बॉन्ड कहाँ पे बनता है, पाई बॉन्ड कहाँ पे बनता है, क्या आपका पाई बॉन्ड जो
सिग्मा 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 कैसे बनेगा? साइड वाइड ओवरलैपिंग से, ठीक है। पाई कैसे बनेगा? लेटरल ओवरलैपिंग से। ऐसा पी पी होगा तो पी ऐसे आके लेटरल ओवरलैपिंग करे तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ जो पाई है वहां अगर मैं इसे ऑर्बिटल डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे एक पी होगा, यहाँ पे भी एक पी होगा, हर जगह पी होगा ना। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा। कोई ऐसे हर जगह पी है, हर जगह पी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब तुमने देख लो ना अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो मान लो तुमने इसमें बॉन्डिंग बनाई, इसमें मान लो तुमने इसमें बॉन्डिंग बनाई, ये पी है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई इस तरह से। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर ये ओवरलैपिंग तुम्हें यहाँ दिखेगी, फिर ये ओवरलैपिंग यहाँ दिखेगी, ऐसे डबल बॉन्ड एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड। ये है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, जैसे अब इसको ऐसे समझो, ये जो बेंजीन का ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्लेन है, प्लेनर है। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मोबाइल है आपको, ये बेंजीन वाला पार्ट हुआ, देखो जरा ध्यान से, ये बेंजीन वाला पार्ट हुआ। तो ये क्या है? ये प्लेन है। सुपोजन समझ में आ रहा है बेटा? ये प्लेन है, और जो पी है वो देखो ऐसे है, ये ऐसे, ये पी यहाँ होगा, सुबी पी यहाँ होगा, शिवांगी पी यहाँ होगा। पी कैसे होगा? परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के एलॉन्ग, यानी जो पैरेलल में होगा पी, वो सिग्मा बना सकता है, वो पाई नहीं बनाएगा। वो सिग्मा बना सकता, पाई बनाने के लिए क्या होगा? देखो ऐसे। तो बेटा यहाँ पे जो P होगा, यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर वाला जो P होगा, अब इस P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, और मेरा जो ये उंगली है यहाँ पे P ऑर्बिटल। तो क्या ये इस P का इलेक्ट्रॉन इस P में डीलोकलाइज कर सकता है क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर। तो जब इलेक्ट्रॉन, मतलब अब आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है। आपके नीचे क्लास 11 चल रही है और आपके उस क्लास 11 के ऊपर क्लास 12 है, और बीच में ये प्लेन है। ये प्लेन जो है बेंजीन वाला है। तो क्या 12th के बच्चे आपस में यहाँ डीलोकलाइज कर सकते हैं क्या? मतलब वहीं घूम सकते हैं ना वो। और 11th के बच्चे यहाँ पे आपस में डीलोकलाइज कर सकते हैं। 11th के बच्चे इधर डीलोकलाइज किया और 12th का बच्चा उधर डीलोकलाइज किया। क्या 12th का बच्चा 11th में डीलोकलाइज कर पाएगा क्या? क्या 12th का बच्चा 11th में डीलोकलाइज कर पाएगा क्या? अगर उसे 11th में डीलोकलाइज करना पड़ेगा तो उसे ऊपर से कहाँ आना पड़ेगा? नीचे, क्योंकि एक छत पे है। आप जिस रूम में बैठे हैं, आपके ऊपर अगर छत है, रूम है, उसमें भी कोई है, तो उसको आपके साथ मिंगल होने के लिए कम से कम ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। डीलोकलाइज मतलब, डीलोकलाइज क्या होता है? सेम प्लेन में ही डीलोकलाइजेशन होती है। ऐसा नहीं है कि डीलोकलाइजेशन कहीं पे भी हो जाएगी। इसलिए जो पी वाले होते हैं, जो पाई वाले होते हैं, वही आपका डीलोकलाइज्ड होते हैं, और सिग्मा वाले क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। ये रीजन है आपका, ठीक है। बेंजीन देखिए आपका डीलोकलाइज है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करा सकता है, इसमें करा सकता है, ठीक है। अगर इसमें कराएगा तो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक सिग्मा बॉन्ड बना दूँ, इधर इधर, ये फिक्स होगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना दूँ, फिक्स होगा। या इसके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा तो वो फिक्स होगा, मूवमेंट वाला ये होगा। तो ये होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ। इसीलिए आप कॉन्जुगेट सिस्टम को सर्च करते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम की बात करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, ये देखिए समझना ही है इसमें कुछ, इसके बाद आपका रेजोनेंस और क्लियर हो जाएगा आपको, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो, ठीक है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो कॉन्जुगेट सिस्टम अगर है बेटा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे इसको तुम पाई बना लो, यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे छोड़ के देखो 1 2, इसको छोड़ के यहाँ पे पाई, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे पाई, और ये एक दूसरे से क्या है? इस तरह से। इसको कलर चेंज कर देता हूँ,
ये देखो जिगजैग दिख रहा है तुम्हें? तो ये इस तरह से आपका ऊपर वाले एरिया में ऊपर के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के थ्रू मूव कर सकते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले कर देंगे। और अगर वो परपेंडिकुलर हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो डिलोकलाइज ही नहीं करेंगे। यही एरोमेटिसिटी में कहीं कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आपको दिखता तो इलेक्ट्रॉन है बट वो डिलोकलाइज ही नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर चला गया, उस प्लेन में नहीं है। मतलब इसका ये है, ये मैं आपको एरोमेटिसिटी में सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, मेरा जो ये उंगली है और ये दोनों उंगली क्या है, पाई का ऊपर वाला पार्ट है, ये पाई का ऊपर पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला लोकलाइज कर देगा और नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला डीलोकलाइज करेगा और नीचे वाला डीलोकलाइज करेगा। लेकिन अगर कोई पी इसके परपेंडिकुलर हो, अगर पी, क्योंकि पी क्या होता है, तीन होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी क्या होता है, तीन होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर एक इसके परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा तो इसके सीधे में जाएगा। तो ये जो सीधा वाला गया, ये सीधा वाला गया, वो आउट ऑफ द प्लेन हो गया। और इफ इट इज प्रेजेंट आउट ऑफ द प्लेन तो कभी भी वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो होप कि आपको मैंने कॉन्जुगेट सिस्टम सिखा दिया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्लियर हो गया होगा। शुभी, प्रखर, निखिल, सौम्या, सुहासिनी, वैष्णवी, आलोक, रवि, सभी जो बताओ, समझ आई बातें? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, पाई बॉन्ड का जो रोल है वो समझ में आ गया, कॉन्जुगेट सिस्टम समझ आ गया आप लोगों को। और इस कॉन्जुगेट सिस्टम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करूं तो उसे ही रेजोनेंस बोलते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई आपको, कॉन्जुगेट सिस्टम समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? आ गया समझ? ठीक है, चलिए। तो फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, चीज़ों को सीखिए। पढ़ाते समय मैं आप लोगों को फोकस यहाँ नहीं कर पाता हूँ आपके कमेंट पे, ठीक है। तो उसके लिए आप रिलैक्स होके अपने, और एक चीज़ और, आप मैसेज भेजते हैं इसका डाउट्स का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बता दूं। अगर मुझे लिखने में मुझे लगता है इसको लिख के जितना एक्सप्लेन करूंगा बेटर है कि मैं आपको बोल के बता दूं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं बच्चों को कॉल भी कर देता हूँ। और आपसे भी ये है कि अगर आपको लगता है तो संडे संडे आप कॉल कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में कर लो, ठीक है, 5 बजे कर लो, तो किसी भी टाइम आप कर लेते हो तो कंफर्ट होगा और आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस के साथ। रेजोनेंस वहाँ पे मैं एप्लीकेशन पार्ट इसको बाकी चीज़ों से अटैच करूँगा और फिर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाऊंगा, फिर मेजरमेंट, और फिर हम इसका जीओसी के पार्ट को खत्म करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, बट होप कि आप अच्छे से कर लेंगे और समझ भी जाएंगे। तो निखिल, समझ में सबको समझ में आ रहा है? जरा एक बार हाँ करके लिखिए, यस करके लिखिए। आज मैंने पूछा भी नहीं आप लोगों से। क्लियर हो रहा है सारे कॉन्सेप्ट? क्लियर हो रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, पुराना लेक्चर जरूर रिवाइज करके आइए। फर्स्ट टॉपिक इसका थोड़ा सा इजी था तो ज़्यादा मैंने नहीं वो किया, लेकिन अब जो चीज़ें हैं अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।